संभव नहीं, संभव बिल्कुल नहीं है। जब तक कि हम अपने भारत से जातिवाद को समाप्त नहीं करेंगे बिल्कुल, इसको, और चूँकि जातिवाद तो मुश्किल ही है समाप्त करना, क्योंकि ये सारी राजनीति जो है इसी जातिवाद के इर्द-गिर्द घूम रही है, ठीक है? और यही हर पार्टी का वोट का मुख्य स्रोत भी है। नहीं, मुश्किल कहाँ है? अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार ऐलान कर दे कि जाति व्यवस्था खत्म कीजिए और समानता स्थापित कीजिए, मुझे लगता है तो सारी चीजें खत्म। पॉलिटिक्स का अगर बेस ही जातिवाद है, बेस जिसकी दम पर वो खड़ी है, जिस जातिवाद के दम पर ही खड़ी, तो फिर इस चीज को खत्म कैसे किया जा सकता है? क्यों ही खत्म करेंगे इसको? राजनीतिक कार्ड है क्योंकि जहाँ भी देखिए वहाँ पर हर जगह अब जातिवाद ज़्यादा आप लोगों का जगह ले लिया है। नहीं तो अगर जातिवाद अगर ना रहे तो फिर बुद्धा का तो उद्देश्य तो यही, अगर उनका कहता है कि जात धर्म को इनको किनारे करना चाहिए, है ना। हमको यहाँ केवल मानवता को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमनिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जाति धर्म तो कुछ है नहीं। लेकिन जो आपने कहा पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में तो जाति धर्म को दिखा करके ही तो लोग अपना काम बना रहे हैं। तो फिर सिर्फ कहने से तो नहीं बन जाएगी, उसके पीछे आपको उस तरह का काम दिखाना पड़ेगा। और नो डाउट बुद्ध के जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, मेरे और आपके कहने से ये प्रमाणित नहीं होगा कि अच्छे थे। बिल्कुल अच्छे थे, इसीलिए आज के डेट में करोड़ों लोग इनके अनुयायी हैं, इनके फॉलोअर्स हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आई थिंक 60 to 70 कंट्रीज़ में इनके फॉलोअर्स हैं। तो नो डाउट उनके विचारों से, उनके चीज़ों से हम विश्वगुरु बन सकते हैं। लेकिन अय्ये वापीच यातका सम्मा पणे हितं चित्तं शेषो अनंत तो करे, यानी कि सही दिशा में लगा हुआ चित्त जितनी भलाई आपकी कर सकता है, उससे अधिक भलाई जो है आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज मैं उस पावन धरती पर जिसे सारनाथ कहा जाता है, जी हाँ, जहाँ से एक तरह से मन जो शांत था वो बोलना सीखा। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो धम्मपद है उसकी बहुत सारी गाथाएं, अलग अलग कोटेशन लिखी गई हैं। यहाँ पर लिखा है जिस तरह से कि अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये च तंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, यानी कि मुझे उसने गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। और इसी कड़ी में जो धम्मपद संघ है वो भी लगातार काम कर रहा है, लोगों को धम्म की ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि जब तक हम धम्म को व्यवहारिक रूप में नहीं उतारेंगे तब तक मुझे लगता है कि लोगों का एक जो चहुमुखी विकास है वो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब दानंग धम्म दानंग जनाति, सब रसंग धम्म रसो जनाति रत्ती जनाती। तो यहाँ पर इस पूरे पद से हम सार समझ सकते हैं कि जो धम्म का दान है वो सभी दानों से बढ़कर है, यानी कि व्यक्ति को धम्म का दान करना चाहिए जितना हो सके। इसी कड़ी मेरे साथ में आज एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूं। सर, अभी हम यहाँ पर जो मूलगंध कुटी विहार है वहाँ पर मौजूद है, जो कि अनागरिक धम्मपाल जी के नेतृत्व में बनवाया गया था और 1916 में शायद इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम कोटेशन लिखी हुई है। और यहाँ पर मतलब 4-5 दिन का हम देख रहे हैं कि जो धम्म पूजा है वो चली हुई है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की कि जो बुद्धिज्म है वो क्या है, भगवान बुद्ध क्या है, उनके बारे में कितना जानते हैं, तो लोकल लोग भी उसके बारे में बता नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे में जो बुद्ध की विचारधारा है जिसकी बात करते हैं उसका लाभ लोग? देखिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, जैसे कि यहाँ पर ये जो कोटेशन आपने देखी है, सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाति, तो ये जो सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाति है, इसका महत्व जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर यहाँ का जो ये भगवान बुद्ध की जो गाथा है, भगवान बुद्ध की जो कहानी, भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनका महत्व समझाने का जो कार्य जो है, जो बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ जो है कमी दिखाई दे रही है। इसीलिए जो है ये जो सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, अगर धम्म का दान जो है सभी दानों में बढ़कर है। अब धम्म का जो दान है उससे बहुत से लोग क्या अर्थ ले लेते हैं, जैसे कि कोई रुपए पैसे डोनेट कर देता है, कोई भूमि डोनेट कर देता है, कोई श्रम डोनेट कर देता है, तो उसको सोचता है कि ये धम्म दान है, मतलब धम्म के लिए मैंने रुपया पैसा दान किया है, धम्म के लिए मैंने जो है जमीन दान की है, धम्म के लिए मैंने श्रम दान किया है, तो वो सोचता है धम्म दान है। ये धम्म दान नहीं है, ये संघ दान है। यानी संघ जो कार्य कर रहा है धम्म का प्रचार करने का, तो संघ को जो है उस कार्य को करने के लिए सहयोग दिया गया है। धम्म दान का मतलब हो गया कि आप धम्म की देशनाएं कर रहे हैं, धम्म के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। जब धम्म के बारे में लोगों को समझाते हैं तो धम्म का प्रचार बढ़ता है। तो जो मैंने अगर भूमि दान की, तो मैंने भूमि दान करके कोई धम्म का प्रचार नहीं किया, लेकिन धम्म के प्रचार में सहयोग प्रदान किया। तो इसलिए हमें जो है सबसे पहले तो बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब हम बातों को अच्छी तरह समझेंगे
तब उसका प्रचार अच्छी तरह हो पाएगा। तो यही कारण है कि सारनाथ जैसी जगह जहाँ पर बुद्ध ने प्रथम धम्मोपदेश दिया और इंटरनेशनल लेवल पर जो विश्व विख्यात है, वहीं के लोग जो है बुद्ध के धम्म से, बुद्ध के इतने महत्वपूर्ण धम्म से जो सभी दुखों को उसका समूल नाश कर देता है, जड़ से मिटा देता है, लेकिन यहाँ के लोगों पर जो है वो दया, वो करुणा अभी तक बुद्ध की नहीं हो पाई है। लेकिन सर ये आपको लगता है नहीं कि जो लोगों की अपनी एक जागरूकता है उसकी भी कमी है? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में एंट्री की तो पूरा का पूरा जो ये बिहार है इसका इतिहास लिखा हुआ है कि किसने बनवाया, क्यों बनवाया, क्या कारण रहे, और उसके बाद में जो धम्मपद की तमाम ऐसी गाथाएं जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है वो बोर्डों पर लिखी है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं, कोई उनको नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ फोटो लेने में व्यस्त है, रील बनाने में व्यस्त है। तो क्या लगता है खाली हम बौद्ध भिक्खु के या जो लोग जागरूक हैं या जो जानकार है बुद्धिज्म के, उनको दोष देकर इस बात से अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? देखिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, मैं यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध का जो धम्म है या भगवान बुद्ध का जो संघ है, वो किस तरह से धम्म का प्रचार करता था, उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो जब हम भंते चंद्रिमान जी तो यहाँ पे बहुत चारिका करते हैं और बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इतनी संख्या में आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भिक्षु यहाँ पर हैं। तो इतनी संख्या में अगर बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ जन जन के पास जाएं, गांव-गांव में जाएं और गांव-गांव में जाकर जो है बुद्ध के धम्म का महत्व, और सबसे बड़ी बात कि हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी लोग आज दुखी हैं, सबके जीवन में दुख है। लेकिन सबके जीवन में दुख दूर करने के लिए जो मार्ग बुद्ध के पास है, बुद्ध के पास है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ यहाँ से जो कि केवल बुद्ध ही है जो आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों को उनका समूल नाश कर सकते हैं, उनको मूल से मिटा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बुद्ध के जो धम्म का जो उपदेश, जो भगवान बुद्ध ने यहाँ से जो बुद्ध के धम्म की जो शुरुआत की, जो यहाँ पर प्रथम धम्मोपदेश दिया 5 भिक्षुओं को, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 भिक्षुओं को जो है भगवान बुद्ध धम्मोपदेश दे रहे हैं, प्रथम धर्मोपदेश है ये। तो सर जानना चाहूंगी जो ये 5 परिव्राजक है जिनको कि भगवान बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया था, ये कौन-कौन से परिव्राजक रहे थे? इनका नाम? हाँ, इसमें जो है 5 प्रवर्तक थे, उसमें कौंडिन्य, बप, असज्जी, महानाम, भद्य, ये 5 भिक्षु थे। पहले तो परिव्राजक थे, लेकिन जब भगवान बुद्ध ने उनको जो है प्रथम धर्मोपदेश दिया और अपना जो ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया था, उसके बारे में जब उनको बताया, और जब वो उस ज्ञान से सहमत हो गए और उस ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए वो संगठित हो गए, तो यहाँ पर जो है संघ का निर्माण हुआ, और यहीं से जो है भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो जिसको आज हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत, या कहें कि ये जो जगह है ये बौद्ध धर्म की जन्म स्थली है। यहीं से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, और यहाँ से जो है उन 5 प्रवर्तकों के साथ मिलकर भगवान बुद्ध ने जो है संघ की स्थापना की और उसका प्रचार प्रसार करने का काम शुरू किया। सर हम देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से अमेरिका भी पीस मार्च निकाल रहा है, मतलब जो बौद्ध भिक्खु हैं और बहुत बड़े स्तर पर उसका संदेश जा रहा है, लेकिन जब वही बौद्ध भिक्खु भारत में मतलब पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों की नज़र तक नहीं पड़ी, ना सरकार की नज़र तक पड़ी। लेकिन वहीं हम देखें जहाँ अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश है, वो मतलब बुद्धिज़्म को इतना प्रमोट कर रहे हैं, लोग अपने सम्मान में जो पद मिले हैं, उनको भी उतार-उतार कर बौद्ध भिक्खुओं को समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में सर हम देख पाते हैं या सुन पाते हैं जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, विदेश में जाते बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन जब वही बौद्ध भिक्खु भारत में आते तो किसी तरह का ध्यान नहीं जाता। तो क्या लगता है कि जो बुद्ध की विचारधारा जन जन तक फैल पाएगी? देखिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, नैतंग माता पिता कयरा अये वापी च यातका सम्मा पणे हितंग चित्तंग सेसो नंग तो करे। यानी कि सही दिशा में लगा हुआ चित्त जितनी भलाई आपकी कर सकता है, उससे अधिक भलाई जो है आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। फिर दूसरी गाथा में कहा है कि दिशो दिशंग यंतंग कयरा वेरी वापन वेरी नंग मिच्छा पड़े हितंग चित्तंग पापियो नंग तो करे। यानी कि गलत दिशा में लगा हुआ चित्त जितनी बुराई आपकी, जितना नुकसान आपका कर सकता है, उतना नुकसान तो कोई आपका दुश्मन भी नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत के लोगों का जो चित्त है वो गलत दिशा में चला गया है, दिशा विहीन हो गया है, और अब उसे जो है वो दिशा पता ही नहीं है। उसे बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं, बौद्ध धर्म क्या है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो इस भूमि पर जो है धर्म प्रचार की जो है बहुत भारी आवश्यकता है, बुद्ध के धम्म की बहुत आवश्यकता है। जब ये धम्म प्रचार होगा तो लोग जो है बुद्ध के धम्म को जानेंगे, बुद्ध को जानेंगे, बौद्ध भिक्षुओं को जानेंगे, भिक्षु संघ को जानेंगे, और जब इनके बारे में उनको जानकारी होगी तो उनके भीतर विश्वास पैदा होगा। विश्वास पैदा होगा
और जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तो अनायास ही बौद्ध भिक्षु को देखते हुए, कुशन को देखते ही सबके जो है श्रद्धा से सर झुक ही जाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग भी घूमने आए हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी, जानने का प्रयास करूँगी, कहाँ से आए हैं और आने का उद्देश्य क्या है? मैम नाम क्या है? मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, नाम बताएँ सर। मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी कहाँ से आए हैं? मैं रायगढ़ उड़ीसा से आ रहा है। वो तेलुगु में बात करते हैं, तेलुगु हाँ। लैंग्वेज। नहीं, आप हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ओडिया लेकिन हमारे दर्शकों तक तो ओडिया की रीच नहीं है। इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी कंबाइन। ओके, मैं रायगढ़ से आ रहा हूँ उड़ीसा। हाँ, वो बहुत अच्छा है, वो प्लेस है, इनोवेटिव प्लेस और बुद्धंकर लाइफ हिस्ट्री एंड गाइड ये सब जगह ठीक है। सर यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है और ये जो जगह है जहाँ पर अभी जिस प्रांगण में आप खड़े हैं इसकी विशेषता क्या है? कुछ जानते हैं इसके बारे में? थोड़ा-थोड़ा जानते हैं वो गौतम बुद्ध का लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिवोटीज वो सब डेवलपमेंट करने के लिए वो सब जगह थोड़ा उड़ीसा की हिस्ट्री बताएं हमें। उड़ीसा की हिस्ट्री उड़ीसा इज वन पार्ट ऑफ द इंडिया वन पार्ट ऑफ द स्टेट ओडिशा कोन कोन ओडिशा ओडिया कहिबी ओके एटा अछि हमर बते बल्ल प्लेस हमर वरिष्ठ नागरिक गोटे तीर्थ यात्रा गोटे टीम थिला से टीम रे हम समस्त आसलु 800 लोग आस्थिले। उड़ीसा की बौद्ध हिस्ट्री है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ओडिशा के जिरंग उड़ीसा में जिरंग है उनका उड़ीसा में जिरंग कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट में वो पार्लाकेमुडी अशोक के समय में क्या नाम से जाना जाता था उड़ीसा? सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध, थोड़ा कलिंग के बारे में जानते हैं कुछ? थोड़ा काम जानते हैं थोड़ा जानते हैं। मैं जानना चाहूँ क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं और अभी हम देख रहे हैं कि भारत में ही बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए जा रहे हैं, ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं। तो क्या लगता है विदेशों में जाकर तो कहना कि बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन बुद्ध की धरती में मतलब वहां पर उनकी विचारधारा भी आज लोगों तक नहीं फैल पा रही है। तो क्या लगता है ऐसे में जो भारत का एक चहुमुखी विकास है वो हो सकता है? हो सकते हैं। किस तरह से? कैसे है कि नहीं बोल रहे। थैंक यू जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, आपका नाम क्या है? रीना। रीना जी कहाँ से आए हैं? बलिया जिले से। बलिया से। यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? हम लोग घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। अच्छा, ये जगह कौन सी है? ये है बुद्ध भगवान के है ना। यहाँ क्या हुआ था कुछ पता है? क्या हुआ था? इतिहास क्या है इसका? इतिहास से सब आए भाई बहन सब घूमने बंधु तो हम भी आए नहीं घूमने आए हो लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है यहाँ के बारे में, कुछ जानते हैं क्या हुआ था यहाँ पर? नहीं अभी तो हम पहली बार आए हैं दीदी। पहले बात ये है कि फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन आपने पढ़ा नहीं अभी तक क्या है। तो देखिए वही है कि लोग आते हैं और घूम कर चले जाते हैं। मैम नाम क्या है? मेरा नाम कमला लोहार है। कहाँ से आए हैं? मैं मेघालय से आई हूँ। अच्छा, यहाँ का इतिहास इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानती कुछ भी। फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, आपने पढ़ा उस पे कि क्या है ये जगह, इसकी विशेषता क्या है, क्यों ये इतना प्रसिद्ध है विश्व में, विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं? टूरिस्ट लोग आते हैं इधर में थोड़ा माने वो बुद्ध का पहला माने ज्ञान लिया था ना यहाँ पे, इसीलिए आते हैं देखने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। भाई जी नाम क्या है? जी मेरा नाम विक्रांत लोहार। कहाँ से आए हैं? मैं मेघालय से। मेरी मम्मी है अभी जो बात किया था। अच्छा, आपकी मदर है। जी जी। तो कुछ थोड़ा ऐतिहासिक यहाँ के बारे में जानते हैं, सिर्फ खाली घूमने आए हैं या घूमे? तो फिलहाल तो मैं घूमने आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ वाराणसी में। तो हाँ, ये घूमने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन हमारी नैतिक ड्यूटी नहीं बनती कि हम कहीं जा रहे हैं वहाँ पर जो ऐतिहासिक बोर्ड लगे हैं उनको पढ़े, उनको समझे और तब उसका भ्रमण करें। क्योंकि जैसे आपने मेन एंट्री की होगी जहाँ से, वहाँ पर एक काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, पूरा इतिहास लिखा है उसका, तो पढ़ा उसकी तरफ ध्यान गया? अभी पढ़ा नहीं है जी, नहीं पढ़ा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए लोग आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं और यहाँ पर एक कपल है, फोटो ले रहा है। मैं उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगी और जानने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या है? शशिकला सिंह। शशि जी कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से। अच्छा, अभी जिस स्थान पर आप खड़े हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है कि ये बुद्धा जी मतलब यहाँ पर अपना उपदेश दिए थे और उसी के लिए जाना जाता है और ये बोधि ट्री है, मतलब इस सब चीज़ें थोड़ी बहुत नॉलेज है। अच्छा, जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है उससे कितना वास्ता रखते हैं आप? नहीं, वो तो हम लोगों के मतलब लाइफ से तो मतलब कुछ क्या 100% वो रियलिटी रखता ही रखता है। किस तरह से?
हर तरह से मतलब जो उनका अभी हमने एक लाइन पढ़ा कि मतलब घृणा को आप घृणा से नहीं खत्म कर सकते, उसको प्रेम से ही खत्म कर सकते हैं। तो ये तो रियलिटी है। अगर आप किसी से मतलब कोई आपसे हेट करता है और आप उनको भी हेट करोगे तो वो चीज़ें और बढ़ती जाएँगी। बट अगर कोई आपको हेट कर रहा है और आप उनको उनके मतलब घृणा के प्रति आप उसको प्यार दे रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनकी जो थिंकिंग होती है आपके लिए वो बदल जाती अब है। देखिए कितना सुंदर विचार है, लेकिन लोग इन विचारों को समझ क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं इनको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? एक्चुअली लोग उतारना तो चाहते हैं बट जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं जो हमको जो चीज़ें दे रहा हम उसको वही रिटर्न देंगे, इस वजह से चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं आज वर्तमान समय में जिस तरह सरकारों की बात करूँ या मैं तमाम नेताओं की बात करूँ, जिस तरह से उन्हें एक मानवतावादी विचार देकर लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ में करुणा मैत्री भाईचारे के साथ में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता की बात करते नज़र आते हैं, धर्म की बात करते नज़र आते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो भगवान बुद्ध है, जो कि भारत की ही भूमि में पैदा हुए, जन्मे, पले-बड़े, उनके विचार यहाँ से निकल कर पूरे विश्व में गए, तो क्या लगता है ऐसे में भारत का जो विकास है या भारत एक चहुमुखी विकास के साथ में विश्व में उभर पाएगा? इसके लिए तो फिर मतलब क्या ही कहा जाए क्योंकि जहाँ भी देखिए वहाँ पर हर जगह अब जातिवाद ज़्यादा आप लोगों का जगह ले लिया है। नहीं तो अगर जातिवाद अगर ना रहे तो फिर बुद्धा का तो उद्देश्य तो यही अगर उनका कहता है कि जात धर्म को इनको किनारे करना चाहिए, है ना? हमको यहाँ केवल मानवता को प्रधानता देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाति धर्म तो कुछ है नहीं। लेकिन जो आपने कहा पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में तो जाति धर्म को दिखा करके ही तो लोग अपना काम बना रहे हैं। तो फिर ये चीज़ें थोड़ा-सा वसुधैव कुटुंबकम के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम है जाति वगैरह का। मतलब नारों में, स्लोगन में कुछ हो रहा है और सच्चाई हाँ, धरातल पर कुछ और सच्चाई है। कुछ और है। हाँ, जी, बस यही चलिए चीज़। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई जी भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँ। भाई जी नाम क्या है? चंद्रभूषण सिंह। चंद्रभूषण जी, आज जिस तरह से भारत का सिनेरियो बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उठती हैं। अभी मैडम ने भी कहा कि जाति के आधार पर लोगों की योग्यता है, उसको भी मतलब शून्य कर दिया जाता है और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। और हम देखते हैं कि जहाँ-जहाँ भगवान बुद्ध गए, वो कंट्रियाँ एक तरह से विश्व गुरु के रूप में उभरी, लेकिन भारत आज भी कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है जो भारत की अस्मिता है, कहने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और है। तो क्या लगता है करनी और कथनी में फ़र्क करके क्या इस भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है? संभव नहीं है, संभव बिल्कुल नहीं है। जब तक कि हम अपने भारत से जातिवाद को समाप्त नहीं करेंगे बिल्कुल, इसको और चूँकि जातिवाद तो मुश्किल ही है समाप्त करना क्योंकि इसी ये सारी राजनीति जो है, इसी जातिवाद के इर्द-गिर्द घूम रही है, ठीक है? और यही हर पार्टी का वोट का मुख्य स्रोत भी है। नहीं, ठीक। मुश्किल कहाँ है? अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक बार हम ऐलान कह कर रहे दें कि जाति व्यवस्था खत्म कीजिए और समानता स्थापित कीजिए, मुझे लगता है तो सारी चीज़ें उनकी खत्म। पॉलिटिक्स का अगर बेस ही जातिवाद है, बेस जिसके दम पर वो खड़ी है, जिस जी। जातिवाद के दम पर ही खड़ी है, तो फिर इस चीज़ को खत्म कैसे किया जा सकता है? मतलब एक तरह क्यों से ही खत्म करेंगे इसको? राजनी राजनैतिक कारण नहीं है, ये जान लीजिए कि ये स्तंभ है उनका। राजनीतिक कार्ड बोला है मैंने। ये जी, स्तंभ है उनका, जी। ठीक है? ये मुख्य स्तंभ है और इसी स्तंभ पर ये सारी पार्टियाँ लगभग-लगभग मैं कहूँ, सारी पार्टियाँ ही टिकी हुई हैं लगभग-लगभग, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि देखिए जब तक मनुष्य मनुष्य होने पर गर्व महसूस नहीं करेगा, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा में बढ़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि भारत का जो विकास है, वो संभव नहीं हो पाएगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ूँगी। भाई जी नाम क्या है? मृत्युंजय तिवारी, कहाँ से आए हैं भाई जी? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम ही आया है। अच्छा पहले ये बताइए कैसा लगा यहाँ पर घूमकर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये जो ये प्लेस है इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी है या सिर्फ़ अभी आए हैं, देख रहे हैं? ना ऐतिहासिक जानकारी है जैसे कि ये सारनाथ का पूरा सराउंडिंग एरिया है। यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था और यहीं से उनके एक तरह से समझिए तो धर्म के प्रचार का अभियान का शुरुआत भी कहा जा सकता है इस स्थान को। मुझे लगता है आप पढ़कर आए हैं। पढ़कर नहीं जानकारी है। नहीं, अच्छी बात है अगर पढ़कर आए क्योंकि तो मैंने obviously बहुत सारे लोगों से चर्चा की है, लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, किसी सिर्फ़ भी बात जी। की जानकारी तो पढ़कर ही होती है, जी। पेट से तो होती नहीं नहीं, है। बिल्कुल अच्छा लगा ना मैंने इसीलिए कहा कि आप पढ़कर आए हैं तो कम से कम हम कहीं जा रहे हैं, बेसिक जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। हाँ, और नहीं पहली बात है कि कहीं जा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि वहाँ जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस बारे में मुझे पता नहीं है, उस बारे में मुझे जानना है।
है ना। बात तो यही होनी चाहिए ना कि हम वहाँ जाने का मतलब क्या है, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी काम पहली बार करने का मतलब तो यही है कि उस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, हम उस नॉलेज को, उस फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। अगर हम ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो क्या लगता है पूरे वर्ल्ड में जो भारत है, भारत एक विश्व गुरु बनकर उभर सकता है? तो क्या वो बुद्ध के विचार हैं, उनके सिद्धांत है, उनकी थ्योरी है, या कुछ और तरीके से देखते हैं? पहली बात तो रहा विश्व गुरु बनने के भारत की, तो विश्व गुरु सिर्फ कहने से तो नहीं बन जाएगी, उसके पीछे आपको उस तरह का काम दिखाना पड़ेगा। और नो डाउट बुद्ध के जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, मेरे और आपके कहने से ये प्रमाणित नहीं होगा कि अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे, इसीलिए आज के डेट में करोड़ों लोग इनके अनुयायी हैं, इनके फॉलोअर्स हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आई थिंक 60 to 70 कंट्रीज में इनके फॉलोअर्स हैं। तो नो डाउट उनके विचारों से, उनके चीज़ों से हम विश्व गुरु बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि उनके विचार उस समय के हिसाब से सही थे, लेकिन कुछ चीजों में परिवर्तन होना भी जरूरी है। तो इसलिए मॉडर्न और एंशिएंट दोनों नॉलेज को मिला के ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। उसके लिए तो बुद्ध ने बिल्कुल साफ कहा है ना, अगर समय के अनुसार कुछ सिद्धांतों में आपको फेरबदल करना पड़े, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी है उन्होंने कि आप चेंज कर सकते हैं, उस पर रिजिड नहीं रहना है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें भारत में इसीलिए बिगड़ रही है क्योंकि लोग रिजिड हो गए हैं। तो बुद्ध ने तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया और मध्यम मार्ग दिया है उसके लिए। इसी तो हमारे धर्म में तो ये कहा गया है कि तटस्थ अगर कहीं आप हो गए तो मृत हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी, चलते रहना, मूवमेंट ही तो है लाइफ, है ना। तो वही है, ये तो नियम ही है हमारे समाज के, हमारे देश की, कि चलते रहिए तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो रुक गए तो बस आपका वहीं पे समाप्ति। जी, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे काफी सुलझे हुए लगे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए, वास्तव में बिल्कुल चलना ही जीवन का एक तरह से हम सार कह सकते हैं, और जो समय समय पर चीजें बदल रही हैं उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। लेकिन किसी भी चीज में इतना रिजिड मत हो जाओ कि आप आपसी भाईचारा बिगाड़ दो, आपसी मेल जोल बिगाड़ दो, और देश में जो दंगे वाला माहौल है वो पैदा कर दो। तो साथियों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा से आप क्या समझते हैं।